हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का राजस्थान जीके की इस बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि प्राचीन समय में शिवी जनपद की राजधानी थी, बताइए कौन सी थी। उदयपुर, नगरी, आहड़ या फिर चित्तौड़गढ़। तो देखिए प्राचीन समय में शिवी जनपद की राजधानी थी आपके नगरी। कौन थी? नगरी, बिल्कुल। और नगरी का अन्य नाम मिलता है मध्यमिका, है ना। ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि राजस्थान में योगी मुद्रा में शवादान कहाँ से प्राप्त हुआ है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अब बताइए कहाँ से योगी मुद्रा में शवादान प्राप्त हुआ है अपने को। बागोर से, बालाथल से, रंगमहल से या फिर गिलुंड से। तो देखिए योगी मुद्रा में शवादान जो मिले हैं ना वो मिले अपने को बालाथल से। कहाँ से मिले? बालाथल, बिल्कुल। ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से किस गुहिल शासक को तीनों लोगों का तिलक कहा गया है, बताइए। भर्तरी भट्ट द्वितीय को, बप्पा रावल को, नाग भट्ट को या फिर नागादित्य को। तो देखिए तीनों लोगों का तिलक जो कहा गया है ना वो कहा गया है गुहिल वंश के बप्पा रावल को, बिल्कुल। ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि खानवा युद्ध में जोधपुर सेना का नेतृत्व किसने किया, बताइए। कुंवर मालदेव ने, राव गांगा ने, वीरमदेव ने या फिर सोमदेव ने। तो देखिए खानवा के युद्ध में जोधपुर की सेना का नेतृत्व किया था आपके कुंवर मालदेव ने। उस समय जोधपुर के शासक तो राव गांगा थे। कौन थे? राव गांगा। लेकिन उन्होंने सेना भेजी थी कुंवर मालदेव के नेतृत्व में। तो यहाँ पर नेतृत्व पूछा है तो ऑप्शन ए कुंवर मालदेव सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि राजस्थान की किस रियासत में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई, बताइए। अलवर में, झालावाड़ में, शाहपुरा में या फिर कुशलगढ़ में। तो बात करें सर्वप्रथम उत्तरदायी सरकार की तो ये हुई थी आपके शाहपुरा में। कहाँ पर? शाहपुरा, बिल्कुल। ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि चित्तौड़ के तीसरे शाखे के समय मेवाड़ का शासक कौन था, बताओ। महाराणा सांगा, रावल रतन सिंह, महाराणा विक्रमादित्य या फिर महाराणा उदय सिंह। तो देखिए चित्तौड़ के तीसरे शाखे के समय मेवाड़ का शासक था अपने महाराणा उदय सिंह। कौन थे? महाराणा उदय सिंह, बिल्कुल। ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि तुंगा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी, बताइए। सवाई माधो सिंह की, महादजी सिंधिया की, सवाई प्रताप सिंह की या फिर ईश्वरी सिंह की। तो तुंगा के युद्ध में जिसकी विजय हुई थी उसका नाम है सवाई प्रताप सिंह। कौन? सवाई प्रताप सिंह, बिल्कुल। जो जयपुर के शासक थे सवाई प्रताप सिंह, तुंगा के युद्ध में उन्हीं की विजय हुई थी। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था, बताओ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अजय राज, अर्णोराज या फिर विग्रहराज चतुर्थ। तो देखिए दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक है ना वो था अपना विग्रहराज चतुर्थ, जिसे अपन बिसल देव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है यह अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने 1857 की क्रांति में अपनी रियासत के बाहर स्वयं सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता की, बताइए वो कौन था। सरदार सिंह, डूंगर सिंह, लाल सिंह या फिर रतन सिंह। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर अपना ऑप्शन ए सरदार सिंह, बिल्कुल। जो बीकानेर के सरदार सिंह थे वो स्वयं अपनी सेना लेकर अपने राज्य के बाहर गए थे और दोस्तों वो पंजाब की तरफ गए थे अंग्रेजों की सहायता के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि नीमू चढ़ा हत्याकांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है, बताओ। भरतपुर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन। तो देखिए नीमू चढ़ा हत्याकांड जो है ना ये संबंधित था अपने अलवर किसान आंदोलन से, बिल्कुल। अलवर में जो किसान आंदोलन हुआ था वहीं पर नीमू चढ़ा हत्याकांड हुआ था और ये हुआ था आपके 14 मई 1925 को, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थानी साहित्य की कौन सी विधा कहानी या कथा से संबंधित है, बताइए। वात, वेली, वचनिका या फिर विगत। तो देखिए राजस्थान साहित्य की विधा जो कहानी और कथा से संबंधित है वह अपनी वात। क्या है? वात, बिल्कुल। ऑप्शन ए जो है यह अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, बताइए वो संत कौन था। संत रामचरण जी, संत दरियाऊ जी, संत चरणदास जी या फिर संत रामदास जी। तो देखिए दिल्ली में नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करी थी संत चरणदास जी ने। किसने करी थी? संत चरणदास जी ने, कि 1739 में नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली पर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है यह अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं, बताओ। पछेउड़ा,
कोपिन, गोखरू या फिर बोकड़ी। तो सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? कोपिन। क्या कहते हैं? कोपिन। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अच्छे से लेकर आपको याद रखना है कि सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को कोपिन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन है, बताइए नौटंकी का प्रचलन किस क्षेत्र में है? पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में या फिर उत्तरी राजस्थान में? तो बिल्कुल नौटंकी का जो प्रचलन है ना वो अपना पूर्वी राजस्थान में। किधर है? पूर्वी राजस्थान। ये जो मेवात क्षेत्र है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन क्षेत्रों में नौटंकी का प्रचलन अधिक है। तो ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि अलवर जिले में जोगी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? बताइए, जंतर, रबाब, भपंग या फिर सारंगी? तो देखिए अलवर जिले के जो जोगी जाति के लोग हैं ना ये भपंग वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? भपंग। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जय नारायण व्यास किस नृत्य को प्रकाश में लाए? बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ढोल नृत्य, डांडिया नृत्य, ढप नृत्य या फिर कच्ची घोड़ी नृत्य? तो देखिए जो जय नारायण व्यास है ना इनको ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा कि जय नारायण व्यास ढोल नृत्य को प्रकाश में लाए थे। ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान में उदयपुर के राजमहलों को विंडसर महलों की संज्ञा देने वाला इतिहासकार है? बताइए वो कौन है जिसने उदयपुर के महलों को विंडसर के महलों की संज्ञा दी है? कर्नल जेम्स टोड, श्यामल दास, फर्ग्यूसन या फिर एडविन अर्नोल्ड? तो देखिए जो उदयपुर के राजमहल है ना उनको विंडसर महलों की संज्ञा दी है आपके फर्ग्यूसन ने। किसने दी है? फर्ग्यूसन। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित तैयब खान का संबंध किस कला से है? बताइए, तैयब खान की कला आपसे पूछी है तो बताओ कौन सी कला से संबंधित है? थेवा कला से, बंदेज से, सांगानेरी प्रिंट से या फिर टेराकोटा कला से? तो देखिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अपने जो तैयब खां है इनका संबंध है अपने बंदेज से। किससे है? बंदेज। बिल्कुल, जो जोधपुर का बंदेज है ना उससे संबंधित है तैयब खान। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि खेत में पशु पक्षियों से फसल की रक्षा करने के लिए एक निक मानव जैसी आकृति को कहा जाता है? बताइए, जो एक मानव जैसी आकृति अपन खेत में बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको आसानी से आ जाएगा ये। बीजुका, अड़ाव, बावनी या फिर गुणी? तो देखिए जो निक मानव जैसी आकृति होती है ना अपन उसको बिजुका कहते हैं। क्या कहते हैं? बिजुका। बिल्कुल, आपने फसल के दौरान आपके घर पे सुना होगा कि हमने खेत में बिजुका खड़ा कर रखा है। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में अस्पष्ट अंत अधर प्रवाह क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? बताइए। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, अरावली पर्वतीय प्रदेश में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में? तो राजस्थान में अस्पष्ट अंत अधर प्रवाह क्षेत्र जो पाया जाता है ना वो पाया जाता है अपने दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में। बिल्कुल, जो चंबल वो इसकी सहायक नदियां हैं ये अंत अधर प्रवाह क्षेत्र बनाती है। ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में सहकारी तथा निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र कार के नियंत्रण व निर्देशन संचालन हेतु स्पिनफेड की स्थापना कब की गई? यानी कि साफ साफ आपसे पूछ रहा है कि जो स्पिनफेड संस्था है इसकी स्थापना कब की गई थी? बताओ। 1 अप्रैल 1993, 1 अप्रैल 1995, 1 अप्रैल 1997 या फिर 1 अप्रैल 2000? तो स्पिनफेड की स्थापना हुई थी आपके 1 अप्रैल 1993 को और इसका मुख्यालय आपके जयपुर में है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ना एक संस्था तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान की पहली सड़क सुरक्षा नीति कब जारी की गई? पहली सड़क सुरक्षा नीति कब जारी की गई थी? बताओ। 29 नवंबर 2016, 29 नवंबर 2017, 29 अक्टूबर 2018 या फिर 20 जनवरी 2019? तो देखिए राजस्थान की पहली सड़क सुरक्षा नीति जो है ये जारी हुई थी अपने 29 नवंबर 2016 में। बिल्कुल, 29 नवंबर 2016 को राजस्थान की पहली सड़क सुरक्षा नीति जारी होती है। ये आपको अच्छे से लेकर याद रखना है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान का पशु संपदा की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो देखिए राजस्थान का पशु संपदा की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। और अभी हाल ही में लेबर असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके रिपीट होने के चांस भी है। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से डॉक्टर रामलोचन सिंह, जैसे अपन RL सिंह लिखते हैं,
के राजस्थान के भौगोलिक विभाजन का भाग नहीं है? बताइए, रामलोचन सिंह के राजस्थान के भौगोलिक विभाजन का भाग कौन सा नहीं है? तो बताइए, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो देखिए, जो रामलोचन सिंह है ना, इन्होंने अरावली पर्वतीय प्रदेश की व्याख्या की है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की है। लेकिन जो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश है ना, इसकी व्याख्या नहीं की है, बल्कि जो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश है इसे राजस्थान के भौगोलिक विभाजन में वीसी मिश्रा ने स्थान दिया है। किसने दिया है? वीसी मिश्रा ने। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा कि जो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश है ये रामलोचन सिंह द्वारा भौगोलिक प्रदेशों में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पवनों के चलने का सही क्रम है। बताइए, पवनों के चलने का क्रम कौन सा है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, सदैव एक ही क्रम में, निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पवनों का चलने का जो सही क्रम है ना, वो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। जहां पर उच्च वायुदाब होगा उधर से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में अत्यधिक जल उपलावन से सेम की समस्या बढ़ती जा रही है, तो इसके निवारण हेतु प्रयुक्त होगा। बताइए, सेम की समस्या के निवारण में क्या प्रयुक्त होता है, यह आपसे पूछा है। रॉक फास्फेट, रॉक फास्फोरस, जिप्सम या फिर सोडियम। तो देखिए, सेम की समस्या के निवारण के लिए जो सबसे उपयुक्त समाधान है ना, वो है आपके जिप्सम। क्या है? जिप्सम। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि देश की सबसे बड़ी सौर दूरबीन स्थित है। बताइए, देश की सबसे बड़ी सौर दूरबीन कहाँ स्थित है राजस्थान में? जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर भरतपुर में? तो देखिए, देश की सबसे बड़ी सौर दूरबीन जो है ना, वो उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उदयपुर में। और उदयपुर में जो फतेह सागर झील है उसके एक टापू पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ऐसे ना पूछ के ये पूछ ले कि उदयपुर में सौर दूरबीन कौन सी झील के किनारे स्थित है, तो आपको बताना है फतेह सागर झील। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारतीय रेलवे द्वारा कचरे से विद्युत बनाने का प्लांट किस जिले में प्रस्तावित है? बताइए, जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में या फिर धौलपुर में? तो देखिए, भारतीय रेलवे ने कचरे से विद्युत बनाने का प्लांट जिस जिले में प्रस्तावित किया गया है ना, वो जिला है अपना जयपुर। कौन सा है? जयपुर। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि इमली, यहाँ पर इमली है भाई, इमली हालरो तिमणिया नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के, यहाँ पर शरीर है, शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं? बताइए, कौन से भाग में पहने जाते हैं शरीर पे? सिर में, गले में, हाथ में या फिर कमर में? तो देखिए, इमली, हालरो और तिमड़िया ये आभूषण महिलाएं गले में धारण करती है। कहाँ पर पहनती है? तो गले में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि शगुन शास्त्र के ज्ञाता के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? बताइए, देवनारायण जी को, हड़बू जी को या फिर रामदेव जी को? तो देखिए, शगुन शास्त्र के ज्ञाता के नाम से जानते हैं अपन हड़बू जी को। किसको जानते हैं? हड़बू जी को। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। और हड़बू जी की जो कर्मस्थली है वो बेंगटी गांव जोधपुर है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जंजीर आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? एक ना एक प्रश्न आपके आभूषण से रिलेटेड 100% पूछा जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, जंजीर आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? नाक में, कान में, कमर पर या फिर पैर में? तो जंजीर पहना जाता है दोस्तों कमर पर। कहाँ पर? कमर पर। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है ट्राइफेड संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए, वर्ष 1985, वर्ष 1986, वर्ष 1987 या फिर वर्ष 1988? तो देखिए, ट्राइफेड संस्था की स्थापना की गई थी वर्ष 1987 में। बिल्कुल, जो आदिवासी लोग होते हैं वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उनकी मार्केटिंग के लिए आपके ट्राइफेड की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे विधानसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है? यानी कि निम्न 4 ऑप्शन में से वो कौन है जिसे विधानसभा अध्यक्ष चुनता है? बताओ, विधानसभा के उपाध्यक्ष को, जिला न्यायाधीशों को, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को या फिर लोक सेवा आयोग के सदस्यों को? तो देखिए, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को। बिल्कुल, जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, कौन करता है महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण? मुख्यमंत्री, राज्यपाल,
राज्य विधानमंडल या फिर राष्ट्रपति? तो देखिए महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है राज्य विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? बताइए। देवनारायण जी से, मल्लीनाथ जी से, मेहा जी से या फिर रामदेव जी से? बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों। आसिंद भीलवाड़ा हमारे देवनारायण जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? देवनारायण जी से। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कोई उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है? बताइए वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 35 या फिर अनुच्छेद 214? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 226 में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 226। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? बताइए वो कौन सा संविधान संशोधन था? 5वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 20वां संविधान संशोधन या फिर 42वां संविधान संशोधन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों आपके ऑप्शन बी 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956 में हुआ था। उसी में प्रावधान किया गया था कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हम नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के लिए उपबंध करने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? बताइए। अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 167 या फिर अनुच्छेद 175? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 160। बिल्कुल 160 में यह प्रबंध किया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि लूंग आभूषण पहना जाता है। बताइए लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? ललाट पर, पैरों में, कलाई पर या फिर कान में? तो दोस्तों जो लूंग आभूषण है ना ये पहनते हैं अपन कान में। कहाँ पर पहनते हैं? कान में। बिल्कुल सही ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों ये आज की क्लास का आपका आखिरी प्रश्न था। आज की क्लास में फिलहाल अपन इतने ही प्रश्न सोल्व कर पाएंगे। मिलते हैं अपन अगली क्लास में इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करते रहो।